हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम जो पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट है सर्विंग फर्स्ट फॉर सिविल सेकेंड ईयर, और ये हमारा चैप्टर है चेन सर्विंग, और इसमें हमारा टॉपिक है लाइन रेंजर। और ये जो बुक यूज़ कर रहे हैं ये है सार्थक पब्लिकेशंस। तो लाइन रेंजर देखिए क्या होता है, यह एक छोटा उपकरण होता है। इसे हाथ में लेकर या समतल पटल पर रखकर प्रयोग किया जाता है। लाइन रेंजर की सहायता से अंतर्वर्ती बिंदु सर्वेक्षण रेखा पर स्थापित किए जाते हैं। इस उपकरण में समकोण, समद्विबाहु, त्रिभुजाकार दो प्रिज्म होते हैं। दोनों प्रिज्म एक दूसरे में चित्रानुसार रखे होते हैं। दोनों प्रिज्मों की कर्ण वाली भुजाओं पर चांदी का रंग चढ़ा होता है। जब ए तथा बी बिंदुओं के बीच सीध में अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित करने होते हैं तो सर्वेक्षक लाइन रेंजर अपने हाथ में लेकर लगभग ए बी के आरेखन में बिंदु जेड पर खड़ा हो जाता है। बिंदु ए पर लगे आरेखन दंड से आने वाली किरणें एक प्रिज्म के कर्ण वाली साइड से बिंदु जेड की लंब दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार बिंदु बी पर लगी आरेखन दंड से आने वाली किरणें दूसरे प्रिज्म की कर्ण वाली साइड से बी जेड की समकोण दिशा में परिवर्तित हो जाती हैं। इस स्थिति में प्रेक्षक को एक साथ दोनों छड़ों के प्रतिबिंब एक साथ मिलते हैं। इस स्थिति में यदि लाइन रेंजर रेखा ए बी के आरेखन यानी सीध में है तो ए जेड व बी जेड के समकोण पर आरेखन दंडों के प्रतिबिंब एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होंगे। अन्यथा सर्वेक्षक को आगे पीछे हटकर ऐसी स्थिति प्राप्त करनी होगी। जब यह स्थिति प्राप्त हो जाए तो साहुल की सहायता से या कंकर गिराकर लाइन रेंजर की स्थिति जमीन पर स्थानांतरित कर लेते हैं तथा उस पर आरेखन दंड लगा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त बिंदु ए बी रेखा की सीध में अंतर्वर्ती बिंदु होगा। इस प्रकार अन्य अंतर्वर्ती बिंदु प्राप्त कर लिए जाते हैं। लाइन रेंजर से आरेखन परिशुद्ध होता है परंतु उसमें अधिक समय लगता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के आरेखन में सर्वेक्षक को किसी अन्य सहायक की आवश्यकता नहीं होती। देखिए ये क्या है, आपका ए बी है, लाइन रेखा अलग से बनाते हैं इसको। ए बी है, ये ए सीधी लाइन तो बनी नहीं बट सो के आप समझ रहे हैं। ये बी है, ये क्या है, इससे रे आ रही हैं। ये कोई पॉइंट है क्या, जेड, जो बीच में स्थित है। ठीक, इससे जो रे आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक, तो वो क्या है, वो 45 डिग्री एंगल पे ये कट कर रही हैं, 45 डिग्री एंगल पे ये इस तरह से कट कर रही हैं। तो फिर क्या होता है, ये इस तरह से क्या होता है, अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित हो जाते हैं। ये जब आप करेंगे ये भी आपके शायद लाइन रेंजर है होगा तो ये वाला प्रैक्टिकल भी आपको करा देंगे। फिर आता है आपका अप्रत्यक्ष आरेखन, इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग। अच्छा, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि अप्रत्यक्ष आरेखन किस स्थिति में करते हैं, जब सर्वेक्षण रेखा ए बी के दोनों सिरे ए तथा बी आपस में ना दिखाई देते हों, या ए तथा बी के मध्य कोई ऐसी बाधा आ जाए जैसे बाग आ जाए या कोई खाई आ जाए, ठीक, या कोई ऊंची पहाड़ी आ जाए। ठीक है, तो इस कारण बिंदु ए से बी तथा बिंदु बी से ए नहीं दिखाई देता। ऐसी समस्या को निम्न दो प्रकार से दूर करते हैं। फर्स्ट है रेंडम लाइन आरेखन। देखिए ये कैसे होता है, रेंडम लाइन आरेखन। यह विधि तब अपनाई जाती है जब दोनों छोरों पर स्थिति बिंदु ए तथा बी के बीच में कोई बाग आ जाए, जिसके कारण दोनों छोरों पर स्थित बिंदु दोनों सिरों पर स्थित बिंदु आपस में एक दूसरे से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस विधि को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। जैसे इस विधि के अंतर्गत बिंदु B2 से AC पर AC का यानी कि AC ये है पर लंब डालते हुए बिंदु V1 स्थापित किया जाए। ये C पॉइंट है, ये इन्होंने दिखा नहीं रखा। ठीक है, ABC। इस प्रकार ये कोण AB1 एंगल AB1 B2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, कौन सा, ये वाला, और AB1 B2 एक समकोण त्रिभुज होगा। ये तो पता ही 90 डिग्री है तो समकोण होगा। AB2 क्या होगा, क्या है, ये कर्ण हो गया अगर ये लंब है। अगर इसको AC को आधार माना जाए तो AB2 इज इक्वल टू √ AB1 का स्क्वायर प्लस B1 B2 का स्क्वायर। तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे आपकी लग गई, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, एक प्रक्रिया पढ़ते हुए आपको क्लियरली समझ में आएगा।
एक रेखा इस प्रकार खींचते हैं जो संपूर्ण बाधा के बाहर से निकलती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये ए सी ये लाइन है, ये सी यहाँ पे दिखाया नहीं है पॉइंट, ठीक है। तो करते हैं ये एक, ये बी मान लेते हैं उनके अकॉर्डिंग B2, और ये ए मान लेते हैं। अब एक रेखा इन्होंने ए से ऐसे खींची जो दिखी है ये सी। ए सी रेखा पर बिंदु B1 इस प्रकार लगाते हैं कि कोण ए B1 B2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ईजीली लग जाएगा, ये यहाँ से लंब अगर गिरा दिया जाए B2 की तरफ को, ठीक है, B2 को कोई ऐसा मोड़ तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ए सी रेखा में ही प्रत्यक्ष आरेखन द्वारा दो बिंदु M1 और N1 लगाते हैं, कोई भी लगा लेते हैं। ये यहाँ पे चलो माना M1 लगा लिया और ये N1 लगा लिया, ये दो बिंदु। रेखा M1 M2 तथा N1 N2 से B1 B2 को नापा जाता है। अच्छा, ये यहाँ से एक लंब यहाँ पे गिरा दिया, एक लंब यहाँ पे गिरा दिया, समझ रहे हैं आप। तो ये N1 ये N2 हो गया, ये M2 हो गया। फिर समरूप त्रिभुज के नियम से क्या होगा, M1 M2 अपॉन B1 B2 इज इक्वल टू A M1 प्लस A B1 एंड N1 N2 अपॉन B1 B2 इज इक्वल टू क्या होगा, A N1 अपॉन A B1। M1 M2 तथा N1 N2 प्राप्त किए जाते हैं। बिंदु M1 तथा N1 से लंब खींचते हैं। लंब से प्राप्त M2 तथा N2 ही अंतर्वृत्तीय बिंदु होते हैं। ये था क्या आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग। कब था ये, जब आपका कोई जो आपका वो था क्या, जो आपके जो दो बिंदु थे उनके बीच में कोई बाग था। देखिए इसको अगर हम खुद से बनाएं तो ये कैसे होगा, एक ए लाइन बी, सपोज दैट इनके बीच में कोई बाग आ गया। असली सिचुएशन तो यही है। इस बाग की वजह से क्या है, हमें तो पेड़ दिख ही नहीं रहा, तो क्या करते हैं, एक एसी लाइन, एसी की बात हो रही है, एसी लाइन इस तरह लेते हैं कि वो बाग के जो पेड़ हैं बी से थोड़ा दूर से ही ए से कनेक्ट करती हुई बाग को पार करके निकल जाए। आप समझ रहे हैं ना, जैसे ए और बी के बीच में बाग है तो बाग कहीं पे तो ख़त्म होगा, तो उस पॉइंट से सी पर क्या करते हैं, सी ए से उसको मिलाते हुए वो लाइन सीधी ले जाते हैं। ये लाइन सी यहाँ पे सीधी ले गए। फिर क्या करते हैं, उस सी से रेखा B1 लाइन पॉइंट B1 है उस पर एक लंब गिराते हैं जो 90 डिग्री का होता है, ठीक। या आप ऐसे कह सकते हो B1 पॉइंट से AC लाइन पर लंब गिराते हैं, ठीक है। B1 पॉइंट से आप सीधा सीधा क्या है ऐसे गिरा सकते हैं ना उस पर लंब। फिर क्या होगा, इसको हम B2 मान लेते हैं। फिर कहते हैं कि अपने हिसाब से इस लाइन की तो सीधी रेंज नहीं की जा सकती है, क्यों, क्योंकि A और C आपस में विजिबल है। हालांकि हमें जो रेंजिंग करनी है वो ए बी की करनी है, बट ये विजिबल नहीं है, तो हमें ए और सी तो विजिबल है ना, इनकी तो हम डायरेक्ट रेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो पॉइंट स्थापित करते हैं, कोई ये M1 और ये N1, ठीक। अब क्या करते हैं, ये जो M1 और N2 है ये भी तो कहीं ना कहीं बाग के अंदर से दिख ही रहे होंगे ना, जो ए बी लाइन होगी, तो उनसे इन पर लंब गिरा देते हैं। और समरूप त्रिभुज के नियम से ये क्या होता है, ये आपका निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ये पॉइंट जहाँ पे 90 डिग्री गिराया तो क्या ये सीधा सीधा इसी रेखा पे तो होगा ए बी पर, ठीक है। तो ये क्या था आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग, तब जब कोई बीच में बाग आ जाए। तो फिर क्या था आपका, ये था आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग। अच्छा, किस कंडीशन के लिए, बिल्कुल सही है, कौन सी कंडीशन, ये था जब कोई बाग आ गया। अब कंडीशंस आएगी कि जब कोई बीच में ऊंचा स्थान आ जाए, जैसे ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है, इनके बीच में ऊंचा आ गया, ये आपस में विजिबल ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसके साथ ही हमें इनडायरेक्ट रेंजिंग को पढ़ना है कि M और N है लेकिन इनके बीच में कोई खाई आ गई है, खाई की वजह से भी नहीं दिख रहा है, ठीक। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये था आपका, इससे इनडायरेक्ट रेंजिंग से वैसे क्वेश्चन नहीं बनता है। आप चेन सर्वे में बेकर फोकस करें, टाइप ऑफ चेन एंड
ये जो गुनिया वगैरह रहती है, नहीं गुनिया से भी क्वेश्चंस नहीं बनते, जो बनते हैं हाइपोटेंशियल करणवर्ती विधि क्या होती है, ये अभी आप आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिक से छोटे से न्यूमेरिकल्स पूछ ले जाते हैं इससे, हाइपोटेंशियल्स मेथड से, इनडायरेक्ट रेंजिंग से क्वेश्चंस बनता है और रेंजिंग से भी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो आप इन पे फोकस करें। और हाँ, रेंजिंग की प्रोसेस क्या होती है, कैसे रेंजिंग करते हैं, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था लाइन रेंजिंग है लाइन, वो भी अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी।